सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए नंबर ऑफ फॉर्मूलाज लिमिटेड हैं, ज़्यादा फॉर्मूला इस चैप्टर से आपको नहीं मिलेंगे। सिंस ये चैप्टर का एक पार्ट आपने देखा था 11th स्टैंडर्ड में, मैग्नेटिज्म चैप्टर जो था उसमें भी हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पढ़े थे, राइट। अब बाकी रिमेनिंग फॉर्मूलाज हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। जैसे कि आपने जब थियोरी पढ़ा होगा इस चैप्टर का तो आपको समझ में आया होगा कि इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से पहले आपको ये जानना होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये दोनों फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो देखो, जनरली हम जानते हैं कि मान लो मेरे पास ये कोई एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट हो या कोई भी टाइप का मैग्नेट हो, हर एक मैग्नेट को दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। और नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसे हम प्लस क्यू एम से डिनोट करते हैं, प्लस क्यू एम। और साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसे हम माइनस क्यू एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर दो पोल के बीच के डिस्टेंस की बात करूँ तो इसे हम 2L कहते हैं। बेसिकली 2L का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक लेंथ, द लेंथ बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है QM इंटू 2L। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। QM का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ और 2L का मतलब होता है मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, राइट। वहीं पर अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आप याद रखो, दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना है कि फॉर्मूले के मॉडिफाई होने से या उसके टाइप्स बदलने से यूनिट एंड डायमेंशन नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसकी जगह पर मेरे पास एक कोई करंट कैरिंग कॉइल है। क्या है? करंट कैरिंग कॉइल। और मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, उसके पास भी वो मैग्नेटिक की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं M इज इक्वल टू I इंटू ए। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर अभी बताया, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, जहाँ पर I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कभी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो याद रखना है, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो याद रखना है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप इसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले को लिखोगे NIA, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूलेस को आप समझने की कोशिश करो कि फॉर्मूले में क्या है, क्या गिवन है, और तभी आप समझ पाओगे कि किसी न्यूमेरिकल में किस तरह से फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। जैसे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, M इज इक्वल टू QM इंटू 2L। वहीं अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल टू NIA। अगेन यूनिट एंड डायमेंशन रिमेन्स द सेम। अब आप यहाँ पे समझोगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, तो उनका भी क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है EVR/2, ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हम इसे कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर M0 लगाया हुआ है। तो ये M0 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहिए तो इसे सिंपल M से भी डिफाइन कर सकते हो। खाली M0 लगाने का ये मतलब हो जाता है कि हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और R का मतलब है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है कि अगर ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, यानी कि वो एक तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो इसके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज गिवन बाई L0 इज इक्वल टू MEVR। यहाँ पर ME का मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। V का मतलब वही वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और R का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट।
अच्छा, यहाँ पर एल नॉट का मतलब वही हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर नॉट नहीं लगाते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से अगर आप जानना चाहते हो तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, करेक्ट। सो देयरफॉर यू कैन ऑल्सो राइट एल इज इक्वल टू, और आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ वी अपॉन आर, जैसे कि हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आर से कार कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर एल का फॉर्मूला क्या मिलेगा, एम वी आर। बस यही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, दैट इज रिलेटेड टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो, या आप इसे जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी बुला सकते हो। ठीक है, अच्छा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एम नॉट अपॉन एल नॉट के रेशियो को कहते हैं हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अच्छा, इसको और क्या लिखा जा सकता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो को और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज ई अपॉन टू एम ई। क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन टू एम ई। और जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू हमें मिलती है दैट इज 8.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, और इसका यूनिट होता है कूलम पर केजी। ठीक है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार वो न्यूमेरिकल में देंगे कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको सिंपली उसकी वैल्यू लिख देना है 8.8 इंटू 10⁻10। या तो आप चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम के एसआई यूनिट की, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट आप निकाल सकते हो, जैसे कि मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का क्या होता है मीटर। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कॉल मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है और मुझे उसे मैग्नेटाइज्ड करना है, तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, राइट, या वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा, उसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया है एम जेड इज इक्वल टू एम नेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर वी का मतलब वॉल्यूम है, तो यहाँ पे याद रखना है कैपिटल वी से इसे डिनोट करते हैं, वी फॉर वॉल्यूम, ऑलरेडी इट इज़ रिटर्न। ठीक है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये याद रखना है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। देखो ऑलरेडी मैंने वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं रिलेटेड टू द चैप्टर्स, तो आप वन शॉट वीडियोस को पहले वॉच करो। ठीक है, उनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूलाज की वीडियोस को वॉच करो, एंड देन उन फॉर्मूलाज को एक पर्टिकुलर पेज में नोट डाउन करने के बाद वो पेज को अपने सामने रखो और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। तो ऐसे आपका थियरी भी प्रिपरेशन हो जाएगा, फॉर्मूलाज भी हो जाएंगे आपके, और फिर आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो mz याद है, mz का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल हम कैसे निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं H इज इक्वल टू एन आई। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को H से डिनोट करते हैं, और N का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, और L का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो इसका पूरा मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, और इसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। याद रखना है कि B का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद रखना है, इसको 2-3 यूनिट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी होता है, या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसको 2-3 यूनिट है, तो फिलहाल एक यूनिट आप याद रखो। ठीक है, अच्छा, म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू नॉट का मतलब क्या है, परमियाबिलिटी
ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और याद रखना है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें आपको ये वैल्यू यूज़ करना पड़ जाता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मुझे एच का फॉर्मूला मिल जाता है बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली ये फॉर्मूला याद रखो तो आप आराम से इसे रीअरेंज कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि मान लो कि हमारे जो एच है इफ़ इट इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग देन मैग्नेटाइजेशन का एक और फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी एच। यहाँ पर ये जो काई दिख रहा है इसे काई कहते हैं, CHI काई। और काई का यहाँ पर मतलब क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज बेसिकली द मेजर कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर काई की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, अगर काई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो एक होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एक होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और एक होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर से डिनोट करते हैं और रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये वैसे ही होता है जैसे आप पढ़ते हो ना रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते हो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, और ये हम यूज़ करते हैं जब हम मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताना था रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, जो कि याद रखना है रिलेटिव परमिएबिलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ 1 प्लस काई, ठीक है, 1 प्लस काई। तो याद रखना है कि अगर आपको काई की वैल्यू पता है तो उसमें जस्ट 1 ऐड कर देना है तो वो आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू बन जाएगी। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर मतलब है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी और अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है, राइट। तो अगर उसको हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू काई, या म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू काई। तो आपको इस फॉर्मूले को सेपरेटली यूज़ करना है। यहाँ पर बी माइनस बी नॉट का मतलब होता है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वही होगा टेस्ला, याद रखना है। और यहाँ पर म्यू माइनस म्यू नॉट का मतलब क्या है इंक्रीजिंग ऑफ परमिएबिलिटी, क्या है इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर बी नॉट और का मतलब होता है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं दो तरीके से फॉर्मूले को लिखूंगा। एक तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू काई, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो फिर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा काई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, ओके। या अगर मैं इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है तो इसको लिखेंगे म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू काई, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी हो गया और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि हमें इसे कैसे अप्लाई करना है। Then our last formula is related to magnetization of a paramagnetic material that is given by from Curie law. क्यूरी लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं विच आर वीकली रिपल्ड बाय अ मैग्नेट, वहीं पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो क्यूरी लॉ स्पेशली यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बात करता है, और यहाँ पर वो बताते हैं कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन m है इट डिपेंड्स ऑन, यानी मैग्नेटाइजेशन m जो है इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब मैं इसको फॉर्मूले वाइज लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू सी बी बाई टी, वेयर c इज़ क्यूरी कॉन्स्टेंट और t का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसी को फर्दर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
जैसे कि मैंने आपको एक मैग्नेट दे दिया और फिर मैं आपको बोलूँ कि इस मैग्नेट को आप हीट करो, तो जब आप एक मैग्नेट को हीट करोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस, और जब ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी तो मटेरियल अनमैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इन जनरल अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो फिर मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है chi1 इज T1 इज इक्वल टू chi2 T2, ठीक है। तो रेशियो के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ chi1 अपॉन chi2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो chi1 का मतलब हो गया कि पहले कितनी ससेप्टिबिलिटी थी जब टेम्परेचर T1 था, और chi2 का मतलब है कि जब टेम्परेचर T2 है तो अब कितनी ससेप्टिबिलिटी है, राइट। So these are the overall formulas from this chapter.